हेलो एवरीवन। आज डेट है 19 मार्च और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज हम 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एक तो यूएस और चाइना के बीच में उनके डिप्लोमेट्स आपस में मिलने वाले हैं, उनके बीच में क्या बातचीत होगी उससे रिलेटेड आर्टिकल होगा। सेकेंड आर्टिकल बाइडेन की जो वेस्ट एशिया पॉलिसी से रिलेटेड हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे और एक आर्टिकल है आधार कार्ड से रिलेटेड। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो यूएस और चाइना के बीच में जो मीटिंग होने वाली है अलास्का में, उस मीटिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड की बात करते हैं। देखो यूएस और चाइना के जो रिलेशन है वो काफी लंबे समय से सही नहीं चल रहे हैं। जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तो उस समय सबसे पहले उनके बीच में क्या क्या टेंशन्स थी उन सबको हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेड टैरिफ को लेकर के प्रॉब्लम थी दोनों देशों के बीच में। 5G टेलीकम्युनिकेशन को लेकर के प्रॉब्लम्स थी। टैक्स एस्पियोनेज मतलब टैक्स से संबंधित जासूसी की जा रही थी चाइना के द्वारा। चाइनीज मैरीटाइम एक्शंस, यूएस सेक्शंस ऑन चाइना। और इसके अलावा सबसे बड़ी परेशानी तब हुई जब कोविड-19 आया और मिस्टर ट्रंप के द्वारा इस वायरस को चाइना वायरस बोल दिया गया। तो ये सारी परेशानी थी ट्रंप पीरियड के समय में, ट्रंप का जब एरा था उस समय। अब जो पॉइंट्स हैं, किन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है कि अब ये जो मीटिंग होने वाली है उस पर किन पॉइंट्स के ऊपर बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने कंसर्न्स क्रिएट करेगा। पहली बात है चाइना की जो कार्रवाई है जिंगजियार रीजन में और हांगकांग वाला रीजन। देखो जो हांगकांग है वो पहले यूके के अंडर आता था और उस समय इन्होंने डेमोक्रेसी देखी हुई है। तो ये लोग अब एक तरीके से जब इनके ऊपर एनार्की क्रिएट की जा रही है तो वो उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पर बार बार डेमोक्रेसी क्रिएट करने की मांग उठती रही है। तो हांगकांग और जिंगजियार रीजन में चाइना की जो कार्रवाई है उसको रिलेटेड पॉइंट्स को उठाया जा सकता है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। इसके अलावा चाइना का कुछ विरोध है जैसे यूएस के एलीज और उसके पार्टनर्स के खिलाफ। मतलब जब ये कोविड-19 आया तो ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि इसकी जांच होनी चाहिए कि भाई चाइना में कहां से ओरिजिन हुआ है, लैब से तो ओरिजिन नहीं हुआ है। तो इसी कारण चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कुछ ट्रेड बैन लगा दिए थे। तो इसके ऊपर बातचीत हो सकती है। जापान का जो सेनकाकू आइलैंड्स है उसके खिलाफ भी बात हो सकती है। देखो ये जो सेनकाकू आइलैंड जो है ना, ये वर्ड ये इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए स्पेशली प्रीलिम्स के रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। तो ये सेनकाकू आइलैंड्स के बारे में आप एक तरीके से गूगल करोगे और पता करोगे कहाँ एस्टेब्लिश है और किस किस के बीच में इसके ऊपर कंसर्न है। इसके अलावा इंडिया और चाइना के बीच में जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बीच में जो प्रॉब्लम है उसको लेकर के क्या की जा सकती है, बातचीत की जा सकती है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, कोविड-19 चैलेंज, ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अपनी बात रख सकता है। अब चाइना के तरफ से क्या बात हो सकती है? चाइना की तरफ से बातचीत ये हो सकती है, चाइना अपनी बातचीत रख सकता है कि भैया आपने जो भी हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं उनको दूर करो। ट्रंप एरा पॉलिसी जो थी उससे पहले उसको रिवर्स करने की आवश्यकता है। और चाइना यूएस के द्वारा जो ट्रेड सैंक्शंस हैं, इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन ऑन अमेरिकन फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना एंड वीजा बैन भी लगा रखा है। और इसके अलावा ह्यूस्टन जो है वहाँ पर चाइना का पहले दूतावास था, कंसुलेट, उसको दोबारा से रीओपन करने की भी बात कर सकता है चाइना। तो इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन होगा। अभी तो देखो ये बातचीत चलेगी, इसमें क्या निकल करके आता है वो हम देखेंगे। ये तो आशाएं की जा रही हैं कि इन सब चीजों के ऊपर बातचीत हो सकती है। लेकिन कंक्लूजन में हम एक बात बोल सकते हैं कि देखो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ इतना पॉजिटिव निकल करके आएगा और कुछ इतनी बातों पर डिस्कशन होगा, ऐसी कुछ सामने नहीं आ रहा है। देखो यूएस और चाइना के बीच में टैरिफ वॉर जो चल रहा था इससे पूरे वर्ल्ड को $600 बिलियन का नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर यूएसए और चाइना रशिया के साथ में आकर के वहां पर पीस एस्टेब्लिश करने की बात कर सकते हैं। देखो इन सब चीजों में यूएस और चाइना के बीच में कैसे रिलेशन होंगे वो इंडिया के रिलेशन को इफेक्ट करेगा। मतलब अगर इन दोनों के बीच में यूएस और चाइना के बीच में रिलेशन अच्छे हो जाते हैं तो इंडिया का एक तरीके से इंडिया जो यूएस की तरफ अपना झुकाव कर रहा है वो कम कर देगा। क्यों? क्योंकि जो चाइना है उसके साथ में रिलेशन इंडिया के भी अच्छे होने के इंडिया को लगेगा और इंडिया को एक बात क्लियर हो जाएगी कि देखो यूएस जो है वो अपने पर्सनल इश्यूज को सोल्व करने में ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, किसी देश के लिए वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इंडिया का जो झुकाव है यूएस की तरफ वो कम हो जाएगा। ठीक है। और
जो चाइना के साथ में अपने रिलेशन को अच्छे मेंटेन करने की कोशिश करेगा इंडिया। नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन है वो यहाँ देखिए, मिस्टर बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, उनकी वेस्ट एशिया पॉलिसी क्या है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। सबसे पहले देख लेते हैं, कुछ बातें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं स्टार्ट में कि बाइडेन 20 जनवरी को राष्ट्रपति बने, उसके बाद से उन्होंने क्या क्या नई चीज कर दी। देखो, सबसे पहली बात तो ईरान के द्वारा अमेरिका का बेस है कहाँ पर, इराकी कुर्दिस्तान, ठीक है। इरबिल एक शहर है, वहां पर अमेरिका का बेस है, उसके ऊपर ईरान के द्वारा अटैक किया गया, लेकिन यूएस ने इसको फेस नहीं किया और यूएस ने भी काउंटर अटैक किया। यूएस ने ईरान बैक्ड मिलिटेंट्स इन सीरिया में, जहां पर ईरान के द्वारा सपोर्टेड जो लोग हैं, मिलिटेंट्स हैं, उनके ऊपर अटैक किया। किसने? यूएस ने। 36 दिन अपने राष्ट्रपति बनने के 36 दिन में ही उन्होंने एयर स्ट्राइक करने का आदेश दे दिया, तो ये एक अच्छा वो है। दूसरा, उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक रिपोर्ट, इंटेलिजेंस रिपोर्ट निकाली। उन्होंने बोला कि देखो, जो सऊदी अरेबिया में एक जर्नलिस्ट थे जमाल खशोगी, उनको मार दिया गया, उनको किलिंग कर दी गई। तो उन्होंने बोला कि सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस है ना, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलीम, उन्होंने ही ऑर्डर दिए थे इस चीज के कि उनको मार दिया जाए। नेक्स्ट वो ईरान के साथ में, ईरान के एक तरफ ईरान ने अटैक किया तो काउंटर अटैक किया, दूसरी तरफ ईरान के साथ में जो मिस्टर ट्रंप ने हाथ पीछे खींच लेते न्यूक्लियर डील से, उसमें वो वापस आना चाहते हैं। तो ये वेस्ट एशिया में अलग अलग पॉलिसी देखने को मिल रही है मिस्टर जो बाइडेन की। अब देखो, जो बाइडेन की आगे हम पॉलिसी देखें उससे पहले, जो बाइडेन से पहले ओबामा और मिस्टर ट्रंप, उनकी पॉलिसी को हम देख लेते हैं। सबसे पहले ओबामा के टेन्योर के दौरान देखते हैं। देखो, जो ओबामा है वो ये चाहते थे कि वहां पर वेस्ट एशिया वाले रीजन में अगर न्यूक्लियर वेपन्स ज्यादा इंक्रीज हुए, ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, तो वहां पर कभी भी क्या नहीं हो पाएगी, शांति एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। इस कारण से उन्होंने न्यूक्लियर डील साइन करनी थी, किसके साथ में? ईरान के साथ में, क्योंकि स्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मिस्टर ट्रंप ने क्या किया? मिस्टर ट्रंप ने इस ईरान डील से अपने हाथ, न्यूक्लियर डील से हाथ पीछे खींच लिए। क्यों? क्योंकि ट्रंप, देखो, ट्रंप भी वैसे युद्ध तो नहीं चाहते थे, वॉर तो नहीं चाहते थे, लेकिन ट्रंप ने ये सोचा कि अगर ईरान के ऊपर सैंक्शंस बढ़ाए जाएंगे, ईरान के ऊपर इस न्यूक्लियर डील से बाहर लाया जाएगा, तो ईरान जो है वो कोशिश करेगा, खुद हर बात को मानेगा यूएस की, और ज़्यादा उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, लंबे समय तक रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, और वो टेबल पर आएगा, एग्रीमेंट की बात करेगा। लेकिन देखो, ईरान ने भी अपने हाथ पांव नीचे ही नहीं गिराए, वो भी अपनी जगह स्टैंड पर खड़ा रहा। उन्होंने वेट किया 1-2 साल, और फिर उन्होंने दोबारा से अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनको बनाना, जो अपने न्यूक्लियर जो खजाने हैं, भंडार हैं, उनको दोबारा से इंक्रीज करना शुरू कर दिया। तो ये यूएस के जो पहले जो राष्ट्रपति हैं उनकी हमने बात की। अब हम बात करते हैं कि मिस्टर बाइडेन क्या सोचते हैं। मिस्टर बाइडेन की जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ी सी अलग है। वैसे तो उनकी ज़्यादातर जो स्ट्रेटजी है वो मिस्टर ओबामा के साथ में मिलती है, लेकिन एक उनकी बात यह भी है कि वो एक तरीके से, एक तरफ शांति की बात भी करते हैं और दूसरी तरफ वो एक तरीके से, मतलब अगर कोई उनके ऊपर अटैक करता है तो काउंटर अटैक की भी बात करते हैं। ओबामा के साथ में बाइडेन की अप्रोच की क्या सिमिलरिटीज हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। देखो, दोनों ही राष्ट्रपति ने इस बात को समझ लिया कि वेस्ट एशिया में जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो नहीं बढ़ने चाहिए, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ेंगे तो वहां पर शांति कभी नहीं आ पाएगी। डिफरेंस क्या है? मिस्टर ओबामा ने हमेशा न्यूक्लियर डील, मतलब सिर्फ और सिर्फ शांति की बात की, लेकिन मिस्टर बाइडेन जो है वो काउंटर बात भी करते हैं। जैसे उन्होंने क्या बात किया, एक तो उन्होंने ईरान के साथ में दोबारा से न्यूक्लियर डील साइन करने की बात की। दूसरा, उन्होंने, देखो, सऊदी अरेबिया के वो काफ़ी एलीज है यूएस, लेकिन यमन वॉर में सऊदी अरेबिया को मना कर दिया कि हम आपका डायरेक्ट साथ नहीं देंगे। तो ये ऐसी बात है कि मतलब सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन एक तरीके से हर चीज में भी सपोर्ट करने से जो मिस्टर बाइडेन है वो रुक रहे हैं। ऐसे नहीं कि हर चीज में ही वो सपोर्ट कर देंगे। देखो, इन सब बातों में प्रॉब्लम ये है कि जून में
जून में वहां पर चुनाव होने वाले हैं ईरान में। तो ये जो बातचीत का दौर लंबे समय से चल रहा है ना, इसमें जो यूएस है वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी को खो रहा है, एक बेस्ट चीज को खो रहा है, एक प्लस पॉइंट को खो रहा है। और उसको खोने का एक मेन कारण ये है कि जून में जब वहां पर राष्ट्रपति के चुनाव हो जाएंगे तो हो सकता है कि कोई विरोधी पार्टी का ऐसे व्यक्ति आ जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हार्ड लाइनर्स हैं वहां पे, कि उन हार्डलाइनर्स ने तो ये भी बोल रखा है कि ईरान कोई साइन नहीं करेगा, यूएस की बात क्यों मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। तो देखो, जो हसन रोहानी है वहाँ के राष्ट्रपति, वो थोड़े से लिबरल माने जाते हैं। तो यूएस को इस टाइम को नहीं गंवाना चाहिए और जून से पहले पहले न्यूक्लियर डील साइन करनी है या कुछ भी एग्रीमेंट साइन करना है, उसको पहले साइन वहाँ पर करना चाहिए। दूसरा, यूएस की जो सऊदी अरबिया के साथ में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सऊदी अरेबिया और इजराइल के साथ में, सबसे पहले सऊदी अरेबिया के, देखो वैसे यूएस का डिपेंडेंस सऊदी अरेबिया पे कम हो गया है हाल ही के सालों में, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता था यूएस यहाँ से, लेकिन अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल गैस के भंडार मिल गए हैं, जिसकी वजह से जो यूएस है वो सऊदी अरेबिया पे डिपेंडेंट कम हो गई है। ठीक है, इसके अलावा जो सऊदी अरेबिया भी है वो भी अपनी पावर्स को क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है, मतलब सिर्फ यूएस के ऊपर डिपेंडेंट होने की कोशिश नहीं कर रहा है। क्योंकि सितंबर 2019 में जब सऊदी ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर अटैक हुआ था तो यूएस ने कुछ भी नहीं किया था। इसीलिए जो यूएस है वो, यूएस की जो पावर है वो वेस्ट एशिया में कम होती जा रही है। और यही कारण है कि जो सऊदी अरेबिया है वो टर्की, रशिया इस समय इन एरिया में अपनी पावर सेंटर्स को ज़्यादा बढ़ा रहा है। इसके अलावा देखो, जो अभी रिपोर्ट पब्लिश हुई उसमें यूएस के द्वारा डायरेक्ट बोल दिया गया कि आपने जो आपके हेड हैं उन्होंने किसका, जो आपके जर्नलिस्ट थे उसकी मतलब उसको मारने की बात की थी, उन्होंने ही बोला था। तो एक तरीके से यूएस का एलीज है सऊदी अरेबिया, लेकिन उसके लिए जो बात क्लियरली बोली जा रही है, इन सब चीज़ों से लग रहा है कि सऊदी अरेबिया जो है, क्योंकि सऊदी अरेबिया को देखो पहले ही लग रहा था कि यूएस उसका साथ नहीं देगा, इसीलिए उन्होंने कतर के साथ में अपने जो रिलेशन है उनको सही कर लिए। और मिस्टर व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट है, उनके साथ में भी उन्होंने अच्छे अपने रिश्ते जो है वो एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दी। अब हम देखते हैं कि जो इजराइल जो है उसके साथ में यूएस के कैसे रिलेशन है। देखो, इजराइल जो है ये जो वेस्ट एशिया वाला रीजन है, जिसमें इजराइल एक ऐसा देश है जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन है। तो अगर यूएस की नीति और वेस्ट एशिया कंट्रीज और इजराइल के साथ में, दोनों के साथ में अगर अलग अलग रही ना, तो यूएस का जो और थोड़ा सा प्रभुत्व बचा हुआ है वेस्ट एशिया में वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। जैसे सऊदी अरेबिया में ह्यूमन राइट्स के बारे में मिस्टर बाइडेन बात करते हैं, लेकिन इजराइल में किस तरीके से ह्यूमन राइट्स को अब्यूज किया जा रहा है उसके बारे में अगर कोई बात नहीं कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इससे जो डबल गेम मिस्टर बाइडेन के द्वारा जो खेला जा रहा है वो क्लियर होगा वेस्ट एशिया के कंट्रीज में। इसके अलावा जो देखो, ईरान के द्वारा जो सिया मिलिशियाज हैं उनको सपोर्ट किया जाता है, तो उसमें यूएस अपने ऑर्डर क्रिएट करता है कि ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए, ईरान को अकाउंटेबल बनाने की कोशिश करता है। लेकिन इजराइल जो है वो ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में अपने सेटलमेंट्स को एक्सपेंड कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये डबल स्टैंडर्ड को क्रिएट करता है कि यूएस डबल स्टैंडर्ड कर रहा है। सीधी सी बात यह है, इस आर्टिकल में लास्ट में ये बोला जाता है कि वेस्ट एशिया में 3 मेजर कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया, ईरान और इजराइल। इन तीनों के साथ में यूएस के कैसे रिलेशन होंगे ये निर्धारित करेंगे कि यूएस की वेस्ट एशिया पॉलिसी कैसी होने वाली है। अगर यूएस इसी तरीके से डबल स्टैंडर्ड फॉलो करता रहा तो वेस्ट एशिया में जो डोमिनेंस है यूएस का वो काफ़ी कम हो जाएगा समय के साथ में। नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल आज का हमारा है आधार से रिलेटेड। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई और उसमें ये बोला गया कि 2013 से 2016 तक जो बहुत सारे लोग हैं उनके जो राशन कार्ड हैं उनके साथ में आधार लिंकेज नहीं थे, तो 3 करोड़ से ज़्यादा जो राशन कार्ड हैं उनको क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। और इसी की वजह से जो लोग मतलब जिन लोगों को नेसेसरी थी, जो लोग रियल में एक तरीके से जिनको प्रॉफिट दिया जाना चाहिए उसकी श्रेणी में थे, लेकिन उनका आधार कार्ड लिंकेज नहीं था, इसलिए उनको रद्द कर दिया गया उनके राशन कार्ड को। और
इसी की वजह से उनको जो ग्रेन्स मिलते हैं वो नहीं मिल पाए और इसी का रीजन रहा। इस पिटीशन में तो ये भी बोला गया है कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई क्योंकि भुखमरी की वजह से, हंगर की वजह से। तो देखो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ जजमेंट नहीं दिया है, उन्होंने कुछ समय का टाइम लिया है, जो सरकार है उसको भेजा है कि आप इस पे अपनी बात रखो। सरकार ने भी एक बात क्लियर की है कि ऐसी बात नहीं है। हाँ, हमने बोल रखा है कि आधार कार्ड से लिंकेज होना चाहिए, लेकिन अगर रियलिटी में वो बेनिफिशियरीज हैं और उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए तो हमने जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको गाइडलाइंस दे रखी हैं कि अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप किसी और डॉक्यूमेंट से भी काम चला सकते हो। लेकिन देखो ये तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई, सिर्फ जो गवर्नमेंट स्कीम है उनकी बात हो गई कि गवर्नमेंट क्या बोलती है। रियलिटी में ग्राउंड बेस पर बात क्या हो रही है। ग्राउंड बेस पर जब जाते हैं ना, पीडीएस शॉप्स पर जाते हैं तो उनके मान लो बायोमेट्रिक्स जो उनके नहीं टच हो पाए, नहीं क्लियर हो पाए, मैच नहीं हो पाए, तो जो पीडीएस शॉप के मालिक होते हैं ना वो डायरेक्ट मना कर दे, नहीं नहीं आपके पास तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, आपको कैसे बेनिफिशियरी मिलेगा, आपको नहीं मिलेंगे ग्रेन्स। तो जो गरीब लोग हैं ना, जो पुअर लोग हैं, जिनके लिए अनाज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है, उन लोगों के लिए काफ़ी तकलीफ हो जाती है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि इस बात के ऊपर बहुत ही सीरियसली ये बात को लेना चाहिए, क्योंकि देखो ये बात भी सामने आई है कि छत्तीसगढ़ वाला जो रीजन है वहां पर भुखमरी की वजह से झारखंड में 2017 में भुखमरी की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। अब देखो भुखमरी की वजह से डेथ इसलिए हुई क्योंकि उनके पास में ग्रेन्स ही नहीं थे, इसीलिए तो डेथ हुई ना। अगर उनको सरकार की तरफ से ग्रेन्स टाइम पर मिलते रहते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो इस बात में बोला गया है इस आर्टिकल में कि देखो आधार की वजह से वैसे जो कालाबाजारी जो होती है, ठीक है, गलत तरीके से अनाज जो लिया जाता था, फेक घोस्ट जो राशन कार्ड होल्डर्स थे उनकी बात सामने आई है, जो बहुत सारी कालाबाजारी है वो कम हुई है, क्लियरिटी आई है, ट्रांसपेरेंसी आई है। हमारे जो गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट्स को जिनके ऊपर रिलाई किया जा सकता है उसमें आधार कार्ड ने एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका आधार कार्ड जैसे खो गया, आधार कार्ड गुम हो गया, आधार कार्ड नहीं है उनके पास में, तो उन सारे लोगों को देखो उनको बेनिफिट तो मिलना चाहिए। अब इसका तो अल्टरनेट गवर्नमेंट को ही निकालना होगा कि उन लोगों को जो बेनिफिट है वो कैसे दिया जा सकता है, ताकि ये जो भुखमरी की वजह से जो डेथ होती है इस तरीके की जो परेशानी है वो कभी भी ना हो। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।